हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एस ऑन इकोनॉमिक्स पर। आई होप कि आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे होंगे और आप इन्हें ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर कर रहे होंगे। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक नया टॉपिक जिसमें हम बात करने वाले हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग और डिटरमाइनिंग डिमांड के बारे में। ठीक है, तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिए ताकि आपको मेरे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। इसी के साथ अगर आपने मेरे पिछले वीडियोस नहीं देखे हैं तो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उनके लिंक दे रखे हैं, तो आप जाकर उन्हें देख सकते हैं। और एक और रिक्वेस्ट है आप सभी दोस्तों से कि अगर आपको वीडियो से रिलेटेड कोई भी सजेशन देना है, मेरे टीचिंग मेथड से रिलेटेड या कंटेंट से रिलेटेड या कोई भी आपको वीडियो से रिलेटेड सजेशन देना है तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में अपने सजेशन लिख सकते हैं ताकि मैं ज़्यादा से ज़्यादा उन सजेशन को पढ़ के अपने आप को अपग्रेड कर सकूँ। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज का हमारा टॉपिक, जिसमें हम बात करने वाले हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड। किस तरीके से एक जो डिमांड होती है वो अफेक्ट होती है। तो पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था कि जो डिमांड होती है वो कैसे बनती है। तो उसमें हमने पढ़ा था कि जो डिमांड होती है उसके लिए मेनली हमें 3 एलिमेंट्स की ज़रूरत पड़ती है। एक होती है हमारी डिज़ायर, दूसरा होता है हमारा परचेजिंग पावर और तीसरा होता है हमारा विलिंगनेस। ठीक है, अगर तीनों में से एक भी एलिमेंट नहीं हुआ हमारी डिमांड कंप्लीट नहीं होगी। मैंने आपको एग्जांपल देके भी समझाया था, तो आई होप कि आपको पिछला वीडियो समझ में आया होगा। आज हम इस टॉपिक में बात करने वाले हैं इस वीडियो के अंदर कि किस तरीके से जो एक डिमांड होती है वो अफेक्ट होती है, बार बार बदलती रहती है। ठीक है, तो देखिए फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड। पहला जो फैक्टर है वो है प्राइस ऑफ ए कमोडिटी, कि किस तरीके से एक वस्तु की जो कीमत है वो अगर चेंज हो जाए, मतलब एक कमोडिटी की जो प्राइस है वो अगर चेंज हो जाए तो किस तरीके से डिमांड पर इम्पैक्ट पड़ता है। फिर दूसरा है हमारा फैक्टर इनकम ऑफ ए कंज्यूमर। कंज्यूमर की इनकम बदलने से किस तरीके से जो उसकी डिमांड है वो चेंज होती है। और तीसरा फैक्टर है हमारा प्राइस ऑफ अदर रिलेटेड गुड्स। जो दूसरी गुड्स है, ये अदर रिलेटेड गुड्स के अंदर मेनली बेसिकली हम 2 गुड्स के बारे में बात करते हैं, एक हमारी कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स और एक होती है सब्सटीट्यूट गुड्स। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स क्या होती है, सब्सटीट्यूट गुड्स क्या होती है और दोनों में किस तरीके का रिलेशन देखने को मिलता है, ये हम आगे डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में। इसके बाद बात करते हैं टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस ऑफ कंज्यूमर। कंज्यूमर का जो टेस्ट है या प्रेफरेंस है वो किस तरीके से डिमांड को अफेक्ट करती है। और लास्ट है अदर फैक्टर। अदर फैक्टर में हम बात करने वाले हैं साइज़ ऑफ पॉपुलेशन, पॉपुलेशन की साइज़ क्या है, या जो सीज़न है वो, टाइम पीरियड, एक्सपेक्टेशन कंज्यूमर की, इन सारी चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे अदर फैक्टर में। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले पढ़ते हैं हम हमारा पहला फैक्टर, जिसमें हम बात करने वाले हैं प्राइस ऑफ ए कमोडिटी। एक कमोडिटी की जो प्राइस होती है वो किस तरीके से डिमांड को अफेक्ट करती है। तो देखिए सेटरिस पेरिबस, मतलब अदर थिंग्स बीइंग इक्वल। इसके अंदर ये एक अजम्पशन होती है सेटरिस पेरिबस, जिसके अंदर हम ये मानते हैं कि जो हम जिस फैक्टर के बारे में हम पढ़ रहे हैं सिर्फ वही फैक्टर वेरिएबल रहेगा, बाकी के जो भी फैक्टर हमने ऊपर पढ़े हैं वो सारे कांस्टेंट रहेंगे। मतलब प्राइस ऑफ कमोडिटी के बारे में पढ़ रहे हैं तो जो कमोडिटी की प्राइस है सिर्फ वो बदलेगी और जो कंज्यूमर की इनकम है या जो टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस है वो कांस्टेंट रहेंगे, मतलब उसमें कोई भी बदलाव नहीं होगा। ठीक है, तो अगर हम इस एजम्पशन को मानकर चलें तो डिमांड ऑफ ए कमोडिटी इज इन्वर्सली रिलेटेड टू इट्स प्राइस। किसी भी वस्तु की जो डिमांड होती है, किसी भी चीज़ की जो डिमांड होती है वो उसकी प्राइस से इन्वर्स रिलेशनशिप में होती है। इन्वर्स रिलेशनशिप मतलब उसका नेगेटिव रिलेशन होता है। अगर एक की कीमत बढ़ेगी, अगर वस्तु की कीमत बढ़ती है या कोई चीज़ है अगर उसकी प्राइस बढ़ेगी तो उसकी डिमांड कम हो जाएगी, और अगर प्राइस उसकी कम हो जाएगी तो उसकी डिमांड बढ़ जाएगी। ठीक है, इसको और अच्छे से समझने के लिए मैं एक एग्जाम्पल भी लेकर आई हूँ आपके लिए। देखिए यहाँ पे मैंने लिखा है प्राइस ऑफ ऑरेंजेस पर केजी। 1 केजी ऑरेंजेस की प्राइस अलग अलग रेट पर दे रखी है मैंने, और यहाँ मैंने लिखा है क्वांटिटी डिमांड कि एक पर्टिकुलर प्राइस पर कितनी डिमांड की जा रही है ऑरेंजेस की। ठीक है सॉरी। तो देखिए 25 रुपीज़ की जो प्राइस है उस पर 1000 ग्राम की डिमांड आई थी ऑरेंजेस की। जैसे ही प्राइस बढ़ गई 50 रुपीज़ पे आई तो डिमांड कम हो गई, 1000 से कितने रुपए पे आ गई, 750 रुपीज़ पे। और फिर प्राइस उसकी 75 रुपीज़ हो गई तो उसकी जो डिमांड है वो गिरकर 500 ग्राम हो गई। और जब प्राइस 100 रुपीज़ पर पहुंच गई
तो ऑरेंजेस की डिमांड 250 ग्राम पर पहुंच गई। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि जिस तरह से प्राइसेस बढ़ रही है उस तरीके से जो डिमांड है वो कम हो रही है। तो मतलब अगर प्राइस बढ़ती है तो जो डिमांड है वो कम हो जाती है, ठीक है। और अगर प्राइस कम होगी तो डिमांड क्या होगी आपकी, बढ़ जाएगी। तो ये होता है एक इनवर्स रिलेशनशिप। तो आई होप कि आपको फर्स्ट फैक्टर समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से ये डिमांड को अफेक्ट करता है। अगर कोई भी कीमत, कोई भी प्राइस पे, कोई भी कमोडिटी किसी प्राइस पर गिरती है तो उसकी क्वांटिटी बढ़ा दी जाती है, मतलब उसकी डिमांड बढ़ जाती है। मान लो अभी जो लाइफ बॉय साबुन है वो मान लो 35 रुपीज़ की आती है, तो हम लोग 4 ही खरीदते हैं उसे। अगर उसकी प्राइस 35 से गिर के 30 हो जाए तो हम क्या कर लेंगे, 4 की जगह 5 या 6 पे शिफ्ट हो जाएंगे, मतलब हम डिमांड को बढ़ा देंगे हमारी, ठीक है। तो ये होता है कमोडिटी की डिमांड और उसकी प्राइस के बीच में रिलेशनशिप। तो आई होप कि आपको फर्स्ट पॉइंट समझ आ गया होगा। अब बात करते हैं हम सेकंड पॉइंट की, जिसके अंदर हम बात करने वाले हैं इनकम ऑफ अ कंज्यूमर की। कंज्यूमर की इनकम किस तरीके से डिमांड को अफेक्ट करती है। तो देखिए मोस्ट ऑफ केसेस के अंदर क्या होता है कि अगर इनकम बढ़ती है तो उसकी डिमांड भी बढ़ती है, और अगर कंज्यूमर की इनकम कम हो रही है तो वो क्या करेगा, धीरे धीरे डिमांड भी कम कर देगा। मान लो एक कंज्यूमर है, उसकी इनकम है 1000 रुपीज़, ठीक है। तो 1000 रुपीज़ में वो कोई भी कमोडिटी की 10 यूनिट खरीद रहा था। अब जैसे उसकी इनकम 1000 से 1200 रुपीज़ होगी, तो वैसे ही वो 10 यूनिट की से शिफ्ट होकर कितने यूनिट पे आ जाएगा, 12 या 13 यूनिट पे आ जाएगा, ठीक है। तो वो अपनी डिमांड को बढ़ा देगा। जब उसकी इनकम बढ़ेगी तो वो अपनी कमोडिटीज़ को भी बढ़ा देगा, और जब उसकी इनकम कम हो जाती है, कंज्यूमर की इनकम कम हो जाएगी, तो वो जिन भी कमोडिटीज़ को खरीद रहा है वो उनको कम करना शुरू कर देगा। अगर 1000 रुपये की जगह उसकी इनकम 900 रुपये हो जाए तो फिर वो 10 यूनिट नहीं खरीद पाएगा, वो फिर कितनी खरीदेगा, 7 या 8 पे आ जाएगा वो। तो ये होता है इम्पैक्ट कंज्यूमर की इनकम का। अगर इनकम बढ़ती है तो वो अपनी डिमांड को भी बढ़ा देता है, और अगर इनकम कम होती है तो वो अपनी डिमांड को भी कम कर देता है। अब इसका एक एक्सेप्शन है, देखिए इन्फीरियर गुड्स के केस में उल्टा होता है। इन्फीरियर गुड्स में क्या होता है, जब इनकम बढ़ती है तो इनिशियल स्टेज पर तो उन गुड्स की प्राइस, उन गुड्स की डिमांड बढ़ती है, पर जैसे जैसे इनकम और बढ़ने लगती है वैसे वैसे जो कंज्यूमर है वो उन गुड्स को कंज्यूम करना कम कर देता है, मतलब वो छोड़ देता है, क्योंकि वो उसके स्टेटस से बाहर आ जाती है, उसके लिविंग स्टैंडर्ड से बाहर आ जाती है वो, इसलिए वो धीरे धीरे उनका कंजप्शन करना कम कर देता है। तो देखिए यहाँ पे इन्फीरियर गुड्स क्या होती है वो समझते हैं हम। सम गुड्स whose demand initially increase with the increase in income, but after some time there is a fall in demand with further increase in income। देखो इनिशियल स्टेज पे तो क्या होता है, इंक्रीज होती है उसकी डिमांड, जब इनकम में इंक्रीमेंट होता है तो इनकम बढ़ती है, तो इनिशियल पॉइंट पे उसकी डिमांड भी बढ़ती है, लेकिन कुछ समय बाद में डिमांड में गिरावट आना शुरू हो जाती है, क्योंकि इनकम में थोड़ी सी और इंक्रीमेंट होना शुरू हो गई, ठीक है। तो जैसे जैसे इनकम बढ़ेगी वैसे वैसे जो पर्सन है वो लो क्वालिटी गुड्स से हटकर हाई क्वालिटी गुड्स पे जाना शुरू करेगा, ठीक है। तो ये होती है हमारी इन्फीरियर गुड्स। इसके एग्जाम्पल क्या है, मेज एंड बाजरा आर द एग्जाम्पल्स ऑफ इन्फीरियर गुड्स। तो आई होप कि आपको इन्फीरियर गुड्स समझ में आ गई होगी। ऐसी गुड्स जिनका इनिशियल पॉइंट पे तो डिमांड बढ़ता है, लेकिन जैसे जैसे कंज्यूमर की इनकम और बढ़ने लगती है वैसे वैसे कंज्यूमर इन गुड्स का कंजप्शन कम कर देता है, मतलब इनसे दूर हटने लगता है और हाई क्वालिटी प्रोडक्ट्स को यूज़ करना शुरू कर देता है। तो जैसे ही वो हाई क्वालिटी प्रोडक्ट्स को यूज़ करना शुरू करेगा वो इन गुड्स की डिमांड को कम कर देगा, ठीक है। तो धीरे धीरे इनकी जो डिमांड है वो कम होने लगेगी। तो मेज़ और बाजरा इसके एग्जाम्पल है। आई होप कि आपको ये समझ आया होगा। इसके बाद हम पढ़ते हैं थर्ड पॉइंट हमारा, जो है प्राइस ऑफ अदर रिलेटेड गुड्स। दूसरी जो गुड्स होती है उसको किस तरीके से कंज्यूमर रिलेट करता है, तो ये पढ़ने वाले हैं हम। तो देखो अदर रिलेटेड गुड्स को 2 पार्ट में डिवाइड किया, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था। एक होती है कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स और एक होती है सब्सटीट्यूट गुड्स, ठीक है। अब कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स क्या होती है, दोज गुड्स विच आर कंज्यूम्ड टुगेदर, ऐसी गुड्स जिनको साथ में ही कंज्यूम किया जाता है, एक के बिना दूसरी अधूरी होती है। मतलब अगर मैं आपको कह दूं कि कार चलाना है लेकिन पेट्रोल नहीं डालना है, तो आप कार चला पाओगे नहीं ना, बिना पेट्रोल के कार नहीं चलेगी। और अगर मैं कह दूं कि आपको पेट्रोल तो मैं दे दूंगी लेकिन कार नहीं है मेरे पास, तो फिर पेट्रोल का क्या मतलब निकलेगा, आप यूज़ ही नहीं कर सकते उस पेट्रोल को। तो ऐसी चीज़ें जिनके बिना, एक के बिना दूसरे का काम अधूरा है, उन्हें कहते हैं हम कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, ठीक है। इसके एग्जाम्पल जैसे टी एंड शुगर, बिना चीनी की चाय
नहीं पी सकते, ठीक है। तो चाय अगर चाहिए हमें तो उसमें चीनी भी डालेंगे हम। और पेन और इंक, पेन का बॉडी तो है हमारे पास पर उसमें इंक नहीं है तो सेंस नहीं है उसका। तो कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स वो गुड्स होती है जिन्हें हम साथ में ही यूज़ किया करते हैं। अब आती है सब्सटीट्यूट गुड्स। सब्सटीट्यूट गुड्स विच कैन बी यूज विथ ईज इन प्लेस ऑफ अनदर। जब एक गुड्स की जगह दूसरी गुड्स को यूज़ किया जा सकता है तो उसे हम बोलते हैं सब्सटीट्यूट गुड्स, ठीक है। जैसे कि चाय और कॉफ़ी, अगर चाय की प्राइस बढ़ जाती है तो हम क्या करेंगे, चाय पीना कम शुरू करेंगे और कॉफ़ी पे आ जाएंगे। और अगर कॉफ़ी की प्राइस बढ़ जाती है तो हम कॉफ़ी को छोड़कर कहाँ पे आ जाएंगे, चाय पे आ जाएंगे। जो हमें सस्ती रेट में मिले और जो हमें सेटिस्फाई करे हम उस पे आ जाते हैं। तो इसके अंदर साथ में यूज़ नहीं किया जाता, इन्हें एक की जगह दूसरे को यूज़ कर सकते हैं हम, ऐसा इनका अजम्पशन होता है। मतलब इस तरीके से हम इनको यूज़ करते हैं। जैसे मान लो गेहूँ है, व्हीट एंड राइस। अब गेहूँ मार्केट में अवेलेबल नहीं है या फिर मान लो गेहूँ की प्राइस बहुत ज़्यादा है तो हम क्या यूज़ करने लगेंगे, चावल। और मान लो चावल की प्राइस बहुत ज़्यादा है इन कंपैरिजन टू गेहूँ, तो हम व्हीट को यूज़ ज़्यादा करेंगे और राइस को कम करेंगे। तो ये इनका रिलेशनशिप होता है कि अगर हम एक गुड्स अवेलेबल नहीं होती है या बहुत ही हाई रेट में अवेलेबल होती है जो हम अफोर्ड नहीं कर सकते तो हम उसके रिप्लेस में दूसरी चीज़ को यूज़ करना शुरू कर देते हैं, ठीक है। तो सब्सटीट्यूट गुड्स समझ आ गई होगी आपको, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स समझ में आ गई होगी। दोनों का एक बार डिफरेंस वापस बता देती हूँ। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स का मतलब वो गुड्स होती है जिन्हें हम साथ में यूज़ करते हैं, ठीक है। एक के बिना दूसरे का यूज़ नहीं कर सकते हम। और सब्सटीट्यूट गुड्स वो होती है जिसके अंदर एक कमोडिटी को रिप्लेस कर सकते हैं हम दूसरी कमोडिटी से, ठीक है। अगर एक कमोडिटी हमें नहीं मिल पा रही है तो हम क्या करेंगे, उसकी जगह दूसरी कमोडिटी को यूज़ कर सकते हैं, उन्हें कहते हैं हम सब्सटीट्यूट गुड्स। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के एग्जाम्पल जैसे टी एंड शुगर, पेन एंड इंक। और जो सब्सटीट्यूट गुड्स है उसका एग्जाम्पल कौन है, टी एंड कॉफ़ी और व्हीट एंड राइस, ठीक है। अब पढ़ते हैं हम इसके डायग्राम को। इसके डायग्राम को पढ़ के हम इसके रिलेशनशिप को बता सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे दे रखा है मैंने डायग्राम, डिमांड कर्व ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स का डायग्राम मैंने यहाँ पे बनाया है। तो देखिए यहाँ वाई एक्सिस पे मैंने आपको बताया था कि हम प्राइस को डिनोट करते हैं और एक्स एक्सिस पर हम लोग डिमांड को डिनोट करते हैं। तो यहाँ पे है मेरी प्राइस ऑफ टी, चाय की कीमत है यहाँ पे, और यहाँ है मेरी क्वांटिटी ऑफ शुगर, शुगर की क्वांटिटी है या शुगर की डिमांड के बारे में बात हो रही है। तो देखो ये मेरी एक पर्टिकुलर प्राइस थी पी। जब पी प्राइस थी चाय की तो मैं शुगर की इतनी डिमांड करती थी यहाँ क्यू तक, ठीक है। और जैसे ही मेरी चाय की कीमत गिरी, मान लो P1 पे आ गई, तो मैंने डिमांड बढ़ा दी अपनी। चाय की कीमत गिरने पर मेरी डिमांड बढ़ रही है ना कि कम हो रही है, ठीक है। चाय की कीमत गिरी तो मेरी डिमांड क्या हो गई, Q से Q1 पे शिफ्ट हो गई, यहाँ शिफ्ट हो गई, ठीक है। और जैसे ही चाय की कीमत मेरी बढ़ी, P से P2 पे आ गई, तो मेरी जो डिमांड है वो क्या हो गई, इस तरफ शिफ्ट हो गई, ठीक है, कम हो गई मेरी डिमांड। तो रिलेशनशिप देख सकते हैं आप, नेगेटिव रिलेशनशिप है। एक की प्राइस कम हो रही है तो दूसरे की डिमांड बढ़ रही है, और अगर एक की प्राइस बढ़ रही है तो दूसरे की डिमांड कम हो रही है। मतलब जो फर्स्ट फैक्टर बताया था मैंने कि अगर प्राइस बढ़ती है तो डिमांड कम हो जाती है और प्राइस कम होती है तो डिमांड बढ़ जाती है, वो फैक्टर हमें यहाँ देखने को मिल रहा है। तो जो कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स है उनके बीच में रिलेशनशिप अक्सर पूछा जाता है क्वेश्चंस में कि जो कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स होती हैं उनके बीच में किस तरीके का रिलेशनशिप है। तो उनके बीच में नेगेटिव रिलेशन है, इन्वर्स रिलेशन है, या फिर हम कह सकते हैं कि ऋणात्मक संबंध है, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं सब्सटीट्यूट गुड्स की। तो देखिए यहाँ पे सब्सटीट्यूट गुड्स में भी मैंने आपको शो किया है प्राइस ऑफ टी। यहाँ पे मैंने चाय की कीमत दे रखी है और यहाँ पे दे रखी है क्वांटिटी ऑफ कॉफ़ी, कॉफ़ी की क्वांटिटी या कॉफ़ी की डिमांड को शो कर रखा है मैंने। तो एक पर्टिकुलर प्राइस पी है, ठीक है। पी प्राइस पर चाय की जब कीमत थी पी, तो मैंने कॉफ़ी की डिमांड की थी क्यू तक, ठीक है। और जैसे ही चाय की कीमत गिर गई तो मैंने क्या किया, जो कॉफ़ी है उस पर शिफ्ट हो गई मैं, ठीक है। चाय की कीमत गिर गई तो मैंने चाय का कंजप्शन ज़्यादा शुरू करूँगी और कॉफ़ी का कंजप्शन कम कर दूँगी, क्योंकि जो कॉफ़ी है वो मेरी महंगी पड़ेगी चाय से और चाय मेरी सस्ती हो गई। पहले प्राइस पी थी तो मैं क्यू तक का कंजप्शन कर रही थी कॉफ़ी का। जैसे ही प्राइस पी से P1 पे आ गई, मतलब चाय की कीमत गिर रही है, नीचे आ रही है,
तो मैं क्या करूँगी, चाय पे शिफ्ट हो जाऊँगी और कॉफ़ी की डिमांड को कम कर दूँगी। ये देखो Q से Q1 पे आ जाऊँगी मैं। क्यों? क्योंकि अगर मेरे को चाय सस्ती पड़ रही है तो फिर मैं चाय का कंजप्शन ज़्यादा करूँगी और कॉफ़ी का कंजप्शन कम करूँगी। और अगर मेरी चाय की कीमत बढ़ जाती है, ये देखो P2 पे आ जाती है, तो मैं क्या करूँगी, मेरी कॉफ़ी की जो क्वांटिटी है उसको बढ़ा दूँगी। मैं Q से Q2 पे शिफ्ट हो जाऊँगी। क्यों? क्योंकि अगर चाय की कीमत बढ़ रही है, P से P2 पे आ रही है, तो चाय महंगी हो रही है। तो चाय महंगी होने की वजह से मैं शिफ्ट हो जाऊँगी किसके ऊपर, कॉफ़ी के ऊपर, अगर कॉफ़ी मुझे कंपेरेबली सस्ती लग रही है तो आप देख सकते हैं कि इनका जो रिलेशनशिप है वो एक पॉजिटिव रिलेशनशिप है। अगर एक की प्राइस कम हो रही है तो दूसरे की डिमांड भी कम हो रही है। चाय की कीमत कम हो रही है तो कॉफ़ी की डिमांड भी कम हो रही है, और अगर चाय की कीमत बढ़ रही है तो कॉफ़ी की डिमांड भी बढ़ रही है। तो इन दोनों के बीच में है पॉजिटिव रिलेशनशिप। तो अक्सर ये बच्चों को कंफ्यूज करता है कि जो कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स है उसके बीच में किस तरीके का रिलेशनशिप है। तो कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के अंदर रिलेशनशिप है अपना नेगेटिव, और जो सब्स्टिट्यूट गुड्स है उनके बीच में किस तरीके का रिलेशनशिप है, तो जो सब्स्टिट्यूट गुड्स है उसके बीच में रिलेशनशिप है पॉजिटिव। कंफ्यूज नहीं होना है और ना ही कोई रटने वाली चीज़ है, ये बेसिकली समझने वाली चीज़ है कि अगर आपकी चाय की कीमत बढ़ जाएगी तो आप क्या करोगे, चाय पीना कम शुरू करोगे, और अगर चाय पीना आपने कम शुरू किया तो आप चीनी की डिमांड को भी क्या कर दोगे, कम कर दोगे। और इसी तरीके से अगर आप चाय की कीमत गिरा देते हो, अगर चाय की कीमत कम हो जाती है मार्केट में, तो आप चाय 2 ग्लास की जगह 2 कप की जगह 3 कप पीना शुरू करोगे, और 3 कप पीना शुरू करोगे तो आपको चीनी भी ज़्यादा चाहिए होगी, तो आप चीनी की डिमांड भी ज़्यादा करोगे। ठीक है, तो ये बेसिक कंसेप्ट है, प्रैक्टिकल लाइफ में आप देखते होगे नॉर्मली अपने घरों में भी। तो ये है आपका प्राइस ऑफ अदर रिलेटेड गुड्स वाला फैक्टर। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। अब हम पढ़ते हैं हमारा लास्ट फैक्टर, जिसके अंदर हम बात करने वाले हैं टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस की। तो देखिए, टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस में हम बात करते हैं फैशनेबल गुड्स और आउटडेटेड गुड्स की। अगर कोई ऐसी गुड्स मार्केट में अवेलेबल है जो इन फैशन चल रही है, मतलब फैशन में है, तो उसकी डिमांड क्या होगी, ज़्यादा होगी। और अगर हम बात करें आउट फैशन गुड्स की, ऐसी गुड्स जो फैशन से आउट हो चुकी है, तो फिर लोग उसकी डिमांड भी कम करना शुरू कर देंगे। मोस्टली ये केसेस हमें जो गर्ल्स वियर है उसके अंदर देखने को मिलता है, क्योंकि जो गर्ल्स वियर है उसके अंदर जो फैशन है वो बहुत ही जल्दी आउट होती है और बहुत ही जल्दी आती है, तो उनमें ये डिमांड हमें देखने को मिलती है। जब फैशनेबल गुड्स आई हुई है तो जो लड़कियों की डिमांड है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, और जब फैशन आउट हो जाएगी उन ड्रेसेस की, तो वो उन ड्रेसेस की डिमांड भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। इसके अलावा अदर फैक्टर्स में देखो, हम लोग देखते हैं साइज़ ऑफ पॉपुलेशन की साइज़। अगर रेट ऑफ पॉपुलेशन हाई है, जो हमारी पॉपुलेशन है उसकी रेट हाई है, तो हमारी डिमांड भी हाई होगी। ऑब्वियस सी बात है, अगर 1000 लोग हैं मान लो किसी कंट्री में, तो डिमांड 1000 लोगों की होगी। अगर 1000 की जगह 900 लोग होंगे तो डिमांड क्या होगी, 900 लोगों की होगी, तो कम होगी ना डिमांड। तो ये बेसिक है, प्रैक्टिकल है कि अगर रेट हाई होगी पॉपुलेशन की तो डिमांड भी हाई होगी, और अगर रेट लो होगी पॉपुलेशन की तो डिमांड भी क्या होगी, हमारी लो होगी। इसी के साथ में हम पढ़ते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। अगर एक इकोनॉमी के अंदर जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है, मतलब सभी की इनकम में ऑलमोस्ट सेम, सभी की जो भी पॉपुलेशन है उनकी इनकम सेम है, तो जो डिमांड होगी किसी भी गुड की वो क्या होगी, हाई, क्योंकि सभी लोग उसे परचेस कर पाएंगे। लेकिन अगर अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है इनकम का, तो जो डिमांड फॉर कंज्यूमर गुड्स है वो क्या होगी, कम होगी, क्योंकि हर कोई उसे परचेज नहीं कर पाएगा। जो अमीर लोग हैं वो तो अपनी लग्जरी गुड्स की डिमांड ज़्यादा करेंगे, और जो गरीब लोग हैं वो अपने गुड्स की डिमांड ज़्यादा करेंगे। तो अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन में अमीर और गरीब वाला सीन आ रहता है। अगर अमीर लोगों का प्रोडक्शन कर रहे हैं तो हमें लग्जरी गुड्स की डिमांड देखने को ज़्यादा मिलेगी, और अगर गरीब लोगों के लिए प्रोडक्शन कर रहे हैं तो हमें उनकी जो नॉर्मल गुड्स या जो कंज्यूमर गुड्स है उसकी डिमांड देखने को ज़्यादा मिलेगी। तो इक्वल इनकम रहेगी तो सभी सेम लेवल पर अपने गुड्स को खरीद पाएंगे, इसलिए डिमांड बढ़ेगी। और अगर अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम रहेगा तो फिर जो कंज्यूमर गुड्स हैं उनकी डिमांड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। और इसी के साथ हम बात कर सकते हैं सीज़न की। तो जो सीज़न है वो किस तरीके से इम्पैक्ट करता है डिमांड को। तो देखो, सर्दियों के मौसम में हमें वुलन क्लॉथ्स की जो डिमांड है वो हाई देखने को मिलती है, लेकिन गर्मी का मौसम आते ही वो डिमांड बिल्कुल नीचे चली जाती है। ठीक है, तो सीज़न भी काफ़ी डिपेंड करता है हमारी डिमांड पे। इसी तरीके से अगर मैं पतंगों की सीज़न की बात करूँ, जैसे संक्रांति आती है, तो संक्रांति पर जो पतंगों का जो डिमांड होता है वो बहुत ही ज़्यादा हाई होता है, और
संक्रांत जाते ही जो पतंगों की डिमांड है वो बिल्कुल लो हो जाती है, मार्केट में हमें देखने को ही नहीं मिलती है। इसी तरीके से हम गर्मियों के मौसम की बात कर सकते हैं। गर्मियों के मौसम में जो आम हैं उनकी डिमांड बहुत हाई होती है, लेकिन सर्दी आते आते उनकी डिमांड बिल्कुल लो हो जाती है, या बारिश के मौसम तक उनकी डिमांड बिल्कुल लो हो जाती है और वो मार्केट में दिखना ही बंद हो जाते हैं। तो ये जो सीज़न है ये भी एक मेजर फैक्टर है, हमारी डिमांड को अफेक्ट करता है। ठीक है, इसी के साथ और भी छोटे मोटे फैक्टर्स हैं जो हमारी डिमांड को अफेक्ट करते हैं। तो आई होप कि आपको ये जो टॉपिक है वो अच्छे से समझ में आया होगा। आप अपने सजेशन मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं ताकि मैं ज़्यादा से ज़्यादा अपग्रेड करने की कोशिश कर सकूं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक करना ना भूलें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच। घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए और अपने परिवार के साथ एंजॉय कीजिए।